नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। स्टडी क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। 9th से 12th तक की फिजिक्स, मैथमेटिक्स के लगभग संपूर्ण कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आप नए नए वीडियो देख पाएंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए। आज इसी क्रम में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रथम टॉपिक है, एनसीईआरटी के अनुसार स्थिर वैद्युतिकी, जो इकाई 1 है, यूनिट फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी की चर्चा करनी है। और उसमें आपको कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करनी है। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले वैद्युत आवेश की बात आती है। तो वैद्युत आवेश क्या है? जो एक दार्शनिक हुए हैं, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं थेल्स, उन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा गया तो उसमें छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। उन्होंने यह भी बताया कि यह गुण छोटे छोटे तिनकों को आकर्षित करने का होता है। तो इस प्रकार से ये एक बात आई गई हो गई और इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। काफ़ी समय के पश्चात डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों के द्वारा बताया कि अंबर के अतिरिक्त अन्य पदार्थ भी हैं जिनमें अपनी ओर आकर्षित करने का ये गुण उत्पन्न होता है जब उनको किसी पदार्थ से रगड़ा जाता है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि कांच, आबनूस, गंधक, लाख ये भी ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने पर इनमें वस्तुओं को, छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है और घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले इस गुण को, जो इसका कारक है, उसी को उन्होंने विद्युत बताया। और इसके कारण को, यानी उनमें यह गुण जो उत्पन्न होता है, जिस कारण से यह गुण उत्पन्न होता है, उसे उन्होंने वैद्युत कहा। और ऐसे पदार्थ जिनमें यह गुण उत्पन्न होता है वैद्युतमय पदार्थ कहलाए। तो इस प्रकार से घर्षण के कारण रगड़ने पर इस गुण की उत्पत्ति हुई और पदार्थों को, या वैद्युतमय पदार्थ जो हुए, उनको आवेशित पदार्थ भी कह दिया गया। यानी जिन पदार्थों पर वैद्युत आ गया उनको ये कहा गया कि ये आवेशित पदार्थ है। इसके पश्चात ये देखा गया कि आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं और इसकी चर्चा करने के लिए कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। एक कांच की छड़ ली गई और उसको रेशम से रगड़ दिया गया। इसके बाद एक आबनूस की छड़ ली गई और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ दिया गया। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर देखा गया कि जब एक कांच की छड़ और एक आबनूस की छड़ एक दूसरे के समीप लटकाई जाती है तो ऐसा करने पर उनमें आकर्षण का गुण देखा गया। इसी क्रम में ये देखा गया कि जब दो कांच की छड़ों को रगड़ने के पश्चात, रेशम से रगड़ने के पश्चात एक दूसरे के समीप लटकाया गया, या दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात एक दूसरे के समीप लटकाया गया, तो उनमें एक दूसरे को दूर ढकेलने का गुण देखा गया। माने वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी। तो इस प्रकार से ये कल्पना की गई कि समान प्रकार की जब छड़ें लटकाई जाती हैं तो वो एक दूसरे को ढकेल रही हैं। लेकिन जब विपरीत प्रकार की, माने ये कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की दो छड़ें लटकाई गई तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। और इस प्रकार से ये दो आवेशों की कल्पना की गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं।
एक प्रकार के आवेश को धन आवेश कहा गया और दूसरे प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहा गया। ये नामकरण फ्रैंकलिन ने किए थे और इस प्रकार से धन आवेश और ऋण आवेश की बात आ गई। चूंकि आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है, या ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित राशि है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षित रहता है। अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये देखा गया कि जो आवेशन का कारण है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। अर्थात जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक पर धनावेश आ जाता है, एक पर ऋणावेश आ जाता है। अर्थात ये कल्पना की गई, ये बताया गया कि एक धनावेशित इसलिए हो जाती है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर पहुंच गए। इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित कण है, जब दूसरे पर पहुंच जाते हैं तो उसको वो ऋणावेशित कर देते हैं और जिससे निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। चूंकि पदार्थ विद्युत उदासीन होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण वहाँ पर धनावेश आ जाएगा और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाने के कारण उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब यहाँ बात की गई कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश आया उसकी मात्रा कितनी होगी। तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और Q बराबर लिखा गया Ne। Q बराबर Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और वास्तव में यही न्यूनतम संभावित आवेश है। किसी भी आवेशित कण पर या आयन पर या आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होगी वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम से कम नहीं हो सकती है। जो भी आवेश की मात्रा होगी वो इसके पूर्ण गुणज के रूप में ही होगी, पूर्ण गुणज के रूप में ही होगी। अर्थात यदि किसी पदार्थ पर आवेश की गणना की जाए तो उस आवेश का मान 1e, 2e, 3e, 4e, 5e इस प्रकार से हो सकता है। अर्थात वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसको विभाजित करने का जो तरीका है या जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो स्मॉल e के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकती है। यानी किसी चालक पर, किसी आवेशित कण पर, किसी आयन पर, किसी परमाणु पर जो आवेश की मात्रा है वो 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e इस प्रकार से हो सकती है। कभी भी 1.5e नहीं होगा, 2.4e नहीं होगा। यानी आवेशित चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा E का 1 गुना 2 गुना अर्थात पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकती है और इसे ही मूल आवेश का क्वांटीकरण कहा गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या हम कह सकते हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण, मूल आवेश का क्वांटीकरण। चूंकि मूल आवेश की जो कल्पना की गई वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ न्यूनतम आवेश है। अर्थात यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि क्या किसी चालक पर 2.4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश हो सकता है। अगर ये प्रश्न है हमारा कि क्या किसी चालक पर 2.4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम n का मान निकालें तो Q/E 2.4 × 10⁻⁻⁹ और बटे 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो 24/16 यानी 1.5। चूँकि n का मान 1.5 आ रहा है जो पूर्ण गुणक संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है और पूर्णांक नहीं होने के कारण आवेश की मात्रा इतनी नहीं हो सकती। किसी भी आवेशित कण पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो E के 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना के रूप में हो सकती है।
कभी 1.5 गुना या इस प्रकार से कुछ नहीं हो सकती है। और इसे ही वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण या मूल आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो क्वांटाइजेशन होती है, क्वांटीकरण प्रकृति होती है। इसके बाद अगर हम Q को देखें तो Q का एक सूत्र होता है Q बराबर I × T। I करंट है यानी धारा है, T समय है। तो यहाँ से जो Q का मात्रक हो जाएगा, Q का मात्रक वो एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ये दोनों मूल राशियां हैं। I मूल राशि है और T यानी समय ये भी मूल राशि है और इनके मात्रक क्रमशः एम्पियर और सेकंड होते हैं। तो जो Q का मात्रक है एम्पियर सेकंड होगा और इसे ही कूलाम कहते हैं। इसे ही कूलाम कहते हैं, यानी एक कूलाम बराबर हम लिख सकते हैं, एक कूलाम को लिखा जा सकता है 1 एम्पियर सेकंड। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। कूलाम ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है, जबकि एम्पियर और सेकंड मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रक आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। डेराइव्ड यूनिट्स ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, जबकि ऐसे मात्रक जिनको लिखने के लिए किसी दूसरे मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वेच्छा से स्वतंत्र रूप से लिखे जा सकते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जो भौतिक राशि Q है यानी आवेश चार्ज, ये एक व्युत्पन्न राशि है और इसका जो मात्रक है यानी कूलाम यानी एम्पियर सेकंड, ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। इसी क्रम में अब हम कूलाम के नियम की चर्चा करें तो ये देखा गया कि अगर आवेश दो आवेश हैं तो उनके बीच वैद्युत बल कार्य करता है। वो प्रतिकर्षण हो सकता है अथवा आकर्षण हो सकता है। तो जब आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात की गई, यानी दो आवेशों की बात की गई जिनमें या तो आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल होगा, तो ये स्पष्ट हुआ कि कहीं भी अगर दो आवेश स्थित हैं तो उनके बीच वैद्युत बल कार्य करेगा। और इसी के लिए कूलाम ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। कूलाम ने बताया कि अगर दो वैद्युत आवेश किसी भी दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच एक वैद्युत बल लगेगा और इस वैद्युत बल का जो मान होगा वो उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम भी यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के, दोनों द्रव्यमानों के, जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वो ये है कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी जो कूलाम का नियम है वो दो आवेशित कणों के बीच लगता है और वो बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो आवेशित कण हैं जिनके आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो F समानुपाती Q1 Q2। वैद्युत बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/r²। और इन दोनों नियमों को जब मिला दिया गया तो Q1 Q2/r² हो गया और इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर a Q1 Q2/r², जबकि a अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक है और वायु या निर्वात की जब बात की गई, वायु या निर्वात के लिए
ए का मान लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा गया। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यानी F बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ और इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो F की बात की गई कि जो वैद्युत बल का मान होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और ये F का मान इनके साथ साथ यहाँ एक नियतांक आता है जिसका मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं इसको, और इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि ये जो दोनों आवेश हैं ये ऐसे माध्यम में स्थित हैं जो एक परावैद्युत माध्यम है, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक का माध्यम है तो F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसको हम FM कह देते हैं, फोर्स इन मीडियम। तो अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो उसका जो परावैद्युतांक K है, तो जो वैद्युत बल का मान है F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें FM बटा F, तो FM बटा F करेंगे तो 1/K मिल जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो जो माध्यम का अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो यहाँ पर जो वैद्युत बल का मान है वो बदल जाता है। यहाँ से अगर हम F बटा FM निकालें, F बटा FM तो ये K आएगा। यानी परावैद्युतांक जो है वो वायु या निर्वात में स्थित माध्यम के लिए वैद्युत बल और वो परावैद्युत माध्यम होने पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है उनके अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से वैद्युत बल की बात की गई। ये परावैद्युत माध्यम है। वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, धातुओं के लिए K का मान अनंत होता है। एप्सिलॉन 0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। और एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है, एप्सिलॉन 0 नॉट भी इसको कहा जाता है। एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। 8.85 × 10⁻⁻12 और मात्रक इसका आप लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी समीकरण को हल करके इसका मान निकाला जा सकता है। तो ये बात हुई वैद्युत बल की, कूलम के नियम की। कूलम के नियम के कारण ही हम वैद्युत बल का जो सूत्र प्राप्त करते हैं, इसकी एक और विशेषता है कि ये सूत्र बिल्कुल जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके तुल्य है। Q1 Q2 के स्थान पर वहाँ M1 M2 हो जाता है और R स्क्वायर के स्थान पर वहाँ भी R स्क्वायर है। अर्थात कूलम का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? दूरी के व्युत्क्रम का स्क्वायर। दूरी के व्युत्क्रम का स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम। अगर 1/r स्क्वायर है तो इसी को हम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। और ये जो कूलम का नियम है या जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं।
इसी क्रम में अगर हम एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र, तो F बराबर एक सूत्र लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन 0 लिखते हैं तो हो जाएगा F R स्क्वायर अपान एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई F R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र अगर हम निकालें तो Q1 Q2 का विमीय सूत्र Q एम्पियर सेकंड होता है, A T हो जाएगा। पिछले कक्षा में विमीय सूत्र आपको पढ़ाया गया है, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस नाम से एक चैप्टर है कक्षा 11 में, तो उसमें आप इसका अध्ययन कर चुके हैं। F मात्रक होता है न्यूटन, M L T - 2 और दूरी के लिए L2। तो ये ऊपर चला जाएगा M - 1 L - 3 2 और 1 3 L - 3 A2 और T - 4। तो ये एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाता है। परावैद्युतांक की बात की गई। परावैद्युत पदार्थ के लिए जो परावैद्युतांक होता है, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए उसका मान सदैव 1 से अधिक होता है, अधिकतम मान अनंत होता है, और धातुओं के लिए जो K का मान होगा वो अनंत होगा। अगर हम आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल घट जाता है। क्यों घट जाता है? अभी एक फार्मूला लिखा गया था, Fm अपान F बराबर 1/K। Fm अपान F बराबर 1/K, यानी यहाँ से Fm बराबर निकालें तो F/K। F क्या है? वायु या निर्वात में आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल है। जबकि Fm क्या है? जब परावैद्युत माध्यम है तो कार्य करने वाला वैद्युत बल है, और K उस माध्यम का परावैद्युतांक है। चूंकि K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, इसलिए अगर हम परावैद्युत माध्यम रख दें दो आवेशों के बीच तो जो Fm का मान है, यानी उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है, वो पहले से कम हो जाएगा। यही कारण है कि आवेशित पदार्थों के बीच वैद्युत बल का मान परावैद्युत माध्यम रख देने पर कम हो जाता है। तो ये बात हुई कूलाम के नियम की, आवेश की, और हमारे इस चैनल पर आप बने रहिए ताकि आपको इसी तरीके के आगे भी कंटेंट मिलते रहें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पर स्टडी क्लासेस पर आप बने रहिए ताकि आपको पूरे कंटेंट उपलब्ध होते रहें, वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इसका लाभ उठा पाएँ। वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहे हैं जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।